बच्चों बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। जो पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 अलग होता था डेप्रिसिएशन का, वो अब यहाँ पर मिक्स हो गया है, इसके अंदर आ गया, तभी से AS 6 हट गया। तो डेप्रिसिएशन हमें पता है कि फिक्स्ड एसेट मतलब पीपीई पर लगती है, तो उसके बारे में सारी बातचीत यहाँ पर आने वाली है। डेप्रिसिएशन each part of an item of PPE with a cost that is significant in relation to the total cost of the item should be depreciated separately। इसका मतलब अगर सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है तो आप मर्ज करके कंबाइन करके बहुत सारी पीपीई को मिलाकर, एक जैसी पीपीई को मिलाकर भी डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई पीपीई ऐसी है जो सेपरेटली जिसकी अच्छी खासी वैल्यू है तो उसे अलग से लगाना चाहिए डेप्रिसिएशन। ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई में have a useful life and a depreciation method that are the same as the useful life and the depreciation method of another significant part of that same item. Such part may be grouped in determining the depreciation charge. तो जहां पर हमारे को depreciation method और useful life same है उसे merge कर सकते हैं आप। An enterprise may choose to depreciate separately the part of an item that do not have a cost that is significant in relation to the total cost of the item। तो यहां लिखा है कि आप चाहें तो ऐसी एसेट जिसकी बहुत सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है उसे चाहें तो भी आप अलग से डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। मतलब अलग से लगाना चाहते हो तो कोई मनाही नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है, मर्ज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है तो आपकी इच्छा आप मर्ज करें या अलग से लगाएं, लेकिन सिग्निफिकेंट वैल्यू है तो अलग से लगाना ही पड़ेगा। The depreciation charge for each period should be recognized in the statement of P&L unless it is included in carrying amount of another asset। बहुत ही गहराई वाली बात है। यहां पर ये बता रखा है कि अगर हमने किसी एसेट को यूज किया है किसी और एसेट बनाने के लिए, मान लिया फॉर एग्जांपल मैंने जनरेटर है मेरे पास और जनरेटर का इस्तेमाल मैंने बिल्डिंग बनाने के लिए करा है, तो जो जनरेटर पर डेप्रिसिएशन लगेगा वो बिल्डिंग की कॉस्ट में जाएगा। अगर मैंने उसे नॉर्मल बिजनेस में यूज किया है तो पीएनएल में जाएगा। इसीलिए लिखा है कि आप डेप्रिसिएशन ऑफ पीपीई को कहां डालेंगे, पीएनएल में। लेकिन अगर किसी एसेट को बनाने के लिए आपने उसको इस्तेमाल किया तो उस एसेट की कैरिंग अमाउंट में मतलब कॉस्ट में जाएगा। The depreciation charge for a period is usually recognized in the P&L. However, sometimes the future economic benefit जो असेट में है वो किसी और एसेट में इस्तेमाल होता है प्रोडक्शन में, जैसे मैंने आपको जनरेटर का एग्जांपल दिया। इन दिस केस द डेप्रिसिएशन चार्ज कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ अदर एसेट एंड इंक्लूडेड इन कैरिंग अमाउंट। तो हमारी बिल्डिंग के लिए अगर जनरेटर यूज हो रहा है तो जनरेटर अगर पूरे साल हुआ है तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, और अगर कुछ समय के लिए यूज हुआ है तो उतने समय का डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की कॉस्ट में जुड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री। अगर हमने इन्वेंट्री बनाने के लिए किया है तो उसको इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। सिमिलरली द डेप्रिसिएशन ऑफ पीपीई यूज फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटी में बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट एज पर AS 26। तो इंटेंजिबल एसेट के लिए यूज हुआ तो AS 26 के हिसाब से उस इंटेंजिबल एसेट में जुड़ जाएगा। इन्वेंट्री बनाने में यूज हुआ तो AS 2 के हिसाब से इन्वेंट्री में जुड़ जाएगा। फिक्स्ड एसेट बनाने में यूज हुआ तो पीपीई में AS 10 के हिसाब से ऐड हो जाएगा। एक नॉर्मल है, ऑफिस में AC लगा है, उसका डेप्रिसिएशन P&L अकाउंट में आएगा। डेप्रिशिएबल अमाउंट किसे कहते हैं और डेप्रिसिएशन पीरियड क्या होगा? तो डेप्रिशिएबल अमाउंट होता है कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू एक तरीके से। तो जो कॉस्ट है उसमें से माइनस करेंगे रेजिडुअल वैल्यू, तो हमारे पास डेप्रिशिएबल अमाउंट आएगा। मतलब पूरे लाइफ में जितना उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा उसे हम बोलते हैं डेप्रिशिएबल वैल्यू। पूरी लाइफ में जितना डेप्रिसिएशन लगेगा उसे हम बोलते हैं डेप्रिशिएबल वैल्यू। तो जो कॉस्ट है माइनस रेजिडुअल वैल्यू। The residual value and the useful life of asset should be reviewed at least at each financial year end, and if expectation differ from previous estimate, the change should be accounted for a change in accounting estimate in accordance with the AS 5 net profit loss for the period prior period item and changes in accounting policy। क्या कह रहे हैं ये?
देखिए, हमें डेप्रिसिएशन लगाने के लिए 3 चीजों का इस्तेमाल कर होता है, एक कॉस्ट, एक एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू और एक लाइफ। ये 3 चीजों का एस्टिमेशन होता है डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। तो लिखा है कि हर साल के एंड में आप एस्टिमेट करो कि जो हमने सोचा था कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू और लाइफ, ये ठीक है या नहीं। अगर इसके अंदर कोई भी चेंजेस हुआ है तो फ्यूचर का डिप्रिसिएशन चेंज कर दो, और जो चेंजेस आएगा वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट माना जाएगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, और उसका नाम है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्राइम पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। AS5 कहता है कि अगर इन तीनों चीजों में से कोई भी वैल्यू चेंज होती है, एस्टिमेशन चेंज होता है, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन चेंज होता है, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, ना कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। Depreciation is recognized even if the fair value of asset exceeds its carrying amount, as long as asset's residual value does not exceed its carrying amount. ये कह रहा है आप डेप्रिसिएशन लगाओ इवन उसकी मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू, बुक वैल्यू से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, बैलेंस शीट में आपकी एक प्लांटर मशीनरी है 30,000, इस पर आप 10% का डिप्रिसिएशन लगाते हैं, तो इस साल का डिप्रिसिएशन 3000 है, इसकी फेयर वैल्यू 40,000 है। तो आप ये नहीं कह सकते फेयर वैल्यू 40 है और ऑलरेडी 30 है तो मैं और डिप्रिसिएशन क्यों लगाऊं। यहां लिखा है आप डिप्रिसिएशन तब तक लगाते रहो जब तक इसकी वैल्यू स्क्रैप वैल्यू से ज्यादा है। इसकी स्क्रैप वैल्यू 10,000 है और अभी क्या है 30, तो लगाओ। मार्केट वैल्यू ज्यादा, कोई टेंशन नहीं, लगाओ। हाँ, अगर इसकी स्क्रैप वैल्यू 10,000 है और ये आ गया 12,000, 3,000 का डिप्रिसिएशन इस साल का, तो 3,000 नहीं 2,000 ही लगाओ, 10,000 वैल्यू आ जाएगी और अब डिप्रिसिएशन लगाना बंद कर दो। एक बार आपकी WDV बुक वैल्यू आ गई स्क्रैप वैल्यू के इक्वल, तो अब आप इस पे डिप्रिसिएशन कभी भी नहीं लगाएंगे क्योंकि इतने की तो ये बिकी जाएगी। ठीक है। द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट में इंक्रीज टू एन अमाउंट इक्वल टू और ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट। इफ इट डज, depreciation charge of the asset is zero unless and until residual value subsequently decreases to an amount below its carrying amount। अब देखो क्या हुआ, जैसे इस साल अब हमने 3,000 की बजाय 2,000 डेप्रिसिएशन लगाया, अब ये स्क्रैप वैल्यू हो गई। नेक्स्ट ईयर हमारा डेप्रिसिएशन 0 होगा क्योंकि हमारी स्क्रैप वैल्यू 10,000 है और हमारी बुक वैल्यू भी 10,000 है। अब इस पे आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। डेप्रिसिएशन कब लगाएंगे, मान लिया एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 1-2 साल बाद हमें लग रहा है इसकी स्क्रैप वैल्यू 9,000 रहेगी, तो अब आप 1,000 रुपए का और डेप्रिसिएशन लगा देंगे मैक्सिमम, ताकि ये स्क्रैप वैल्यू तक आ जाए। स्क्रैप वैल्यू से कम कभी भी हमारी वैल्यू नहीं आती है। कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, आप डेप्रिसिएशन कब से लगाना शुरू करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डेप्रिसिएशन कब से लगना शुरू होगा। डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट बिगिन व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज। देखिए, आपके पास असेट अवेलेबल है यूज के लिए, आप उसे यूज नहीं करेंगे तो भी उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर आप असेट को यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन यूज कर सकते हैं तो भी डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, दैट इज व्हेन इट इज इन द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। जैसा आपने सोचा था वैसा हो गया है, अवेलेबल है, आप यूज करें ना करें डेप्रिसिएशन उस पर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15, एंटिटी बी ने एक मशीन बनाई है अपने इस्तेमाल के लिए। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई 1 नवंबर 2016 को, लेकिन उन्होंने मशीन का इस्तेमाल 1 मार्च 2017 से करना शुरू किया। तो आप बताइए इस पर डेप्रिसिएशन कब से लगेगा। तो कब से अवेलेबल है असेट, असेट अवेलेबल है 1 नवंबर 2016 से। अब आप 1 नवंबर 2016 से उस पर यूज नहीं कर रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है, और जब वो रेडी टू यूज है तो आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो डेप्रिसिएशन स्टार्ट कब होगा, 1 नवंबर 2016 से। ठीक है, तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है कि आप उसका यूज कर रहे हो या नहीं, वो अवेलेबल है तो इसका मतलब उस पर डेप्रिसिएशन लगाना आप शुरू करिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात कि उस पर डेप्रिसिएशन लगाना आप कब बंद करेंगे।
नंबर 1, डेप्रिसिएशन ceases टू बी चार्ज व्हेन असेट रेजिडुअल वैल्यू एक्सीड्स कैरिंग अमाउंट, जो हमने बात करी थी कि उसकी कैरिंग जो रेजिडुअल वैल्यू है वो कैरिंग अमाउंट के इक्वल या उससे ज्यादा है तो आप डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर दीजिए। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि हमारी एसेट की रेजिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, तो जैसे ही आपकी असेट 10,000 या उससे कम होगी आप डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर देंगे। द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट में इंक्रीज टू एन amount equal to or greater than its carrying amount. If it does, depreciation charge of asset is zero unless and until its residual value subsequently decreases to amount below to carrying amount. ये मैंने आपको अभी अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। ए प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ए प्रॉपर्टी कॉस्टिंग 10 लाख इज बॉट इन 2016. Its estimated total physical life is 50 years. However, the computer consider is likely that it will sell the property after 20 years. The estimated residual value after 20 years is 10 lakh. तो हमें बताना है डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। तो अगर हमारे को पता है कि हमने 10 लाख का खरीदा है और ए पार्ट में 20 साल यूज करने के बाद उसकी जो वैल्यू होगी वो 10 लाख होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर आपको कोई डेप्रिसिएशन लगाना ही नहीं है, क्योंकि उसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट तो जीरो हो गई। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है? अच्छा, एनुअल डेप्रिसिएशन क्या होगा स्ट्रेट लाइन मेथड से पता है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। और ये जो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू होती है इसे डेप्रिशिएबल अमाउंट बोलते हैं। डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब जो वैल्यू कम होगी, जो डेप्रिसिएशन लगेगा। अब आपने 10 लाख में खरीदा और 10 लाख ही में बिकेगा, तो इसका मतलब इसमें कोई डेप्रिसिएशन लगना ही नहीं है ना। तो इसका मतलब 10 लाख माइनस 10 लाख डिवाइड बाय 20 ईयर्स, तो ये जीरो आ जाएगा। सेकंड केस में डेप्रिशिएबल अमाउंट 1 लाख है, 10 लाख में से 9 लाख रुपए मिल जाएंगे, 1 लाख का लॉस होगा 20 साल में, तो 1 लाख को 20 साल से डिवाइड करेंगे तो 5,000 रुपए का एनुअल डेप्रिसिएशन आएगा। बी पार्ट में 5,000 रुपए का एनुअल डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट सीजेस एट द अर्लियर ऑफ, तो कब होगा? द डेट दैट द एसेट इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड इज हेल्ड फॉर डिस्पोजल। आप उसे इस्तेमाल करना बंद कर दें और उसे बेचने के लिए रखें तो आप डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर देंगे, या वो दिन जब आप इसे डी रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब आप इसे सेल कर देंगे, बुक से हटा देंगे। Therefore, depreciation does not cease when the asset become ideal or is retired from active use but not held for disposal. मतलब आपने उसको यूज करना बंद कर दिया लेकिन बेचने के लिए नहीं रखा है, आप उसे संभाल के रख रहे हो, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि एसेट पर डेप्रिसिएशन लगता है चाहे आप उसे यूज करें या ना करें। डेप्रिसिएशन लगना बंद कब होगा? जब उस पर यूज करना बंद कर दें और बेचने के लिए रखें या उसे बेच दें। ठीक है। अगर आप उसे बेच नहीं रहे हैं और बेचने के लिए भी नहीं रखा है तो उस पर डेप्रिसिएशन हर साल लगता रहेगा। ठीक है। या उस पर फुल्ली डेप्रिसिएशन लग चुका हो, मतलब 100% डेप्रिसिएशन लग गया हो, या उसकी WDV स्क्रैप वैल्यू के इक्वल आ गई हो, इसका मतलब फुल्ली डेप्रिशिएटेड हो गई है, उस पर जितना डेप्रिशिएबल अमाउंट था वो सब डेप्रिसिएशन लग गया, तो डेप्रिसिएशन लगना बंद हो जाएगा। However, under usage method of depreciation, the depreciation charge can be zero while there is no production. कई बार डेप्रिसिएशन यूसेज के हिसाब से लगता है, मतलब जितना माल बनाओगे, जितना आउटपुट करोगे उतना डेप्रिसिएशन लगेगा। अब अगर आपका किसी ईयर में आउटपुट प्रोडक्शन जीरो है तो उस सिचुएशन में डेप्रिसिएशन जीरो होगा, वो एक अलग केस है, अलग मेथड है डेप्रिसिएशन का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, Entity A has a policy of not providing for depreciation on PPE capitalized in the year until the following year but provide for a full year depreciation in the year of disposal. क्या ये एक्सेप्टेबल है? तो देखो भैया, हमने बात करी थी कि डेप्रिसिएशन आप कब से लगाएंगे? जब से एसेट अवेलेबल फॉर पुट टू यूज है, चाहे आप यूज करें ना करें तो भी। यहाँ पर ये क्या करें, जिस साल खरीदते हैं उस साल नहीं लगाते डेप्रिसिएशन, अगले साल लगाते हैं, और जिस साल बेचते हैं उस साल पूरे साल का लगा देते हैं। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि जिस दिन आपने इस्तेमाल करना शुरू करना है या अवेलेबल है वहां से लेकर जिस दिन बेच दिया उस दिन से आगे का डेप्रिसिएशन नहीं लगना चाहिए। तो अगर आप सपोज साल के पहले दिन दूसरे दिन बेच रहे हैं तो इस मेथड के हिसाब से तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, तो ये ठीक नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से।
Question number 18. E and company did not use a machine during the year 2023. Consequently, it did not provide any depreciation on this machine for the year 2023 और ये notes to account में लिख दिया। भैया बिल्कुल गलत बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दिन किसी ईयर में डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे तो उस किसी साल में किसी एसेट को यूज नहीं करोगे तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे, ये अलाउ नहीं है। आपको डेप्रिसिएशन लगाना ही पड़ेगा, तो ये गलत है और आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। यू हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन इवन यू आर नॉट यूजिंग, तब भी आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो असेट में है आर कंज्यूम्ड बाय एंटरप्राइज प्रिंसिपली थ्रू इट्स यूज। However, other factors such as technical or commercial obsolescence and wear and tear while an asset remain idle often result in diminution in the economic benefit। और ये लिखा है कि वैसे कायदे से तो आप असेट को खरीद रहे हो इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन केवल और केवल इस्तेमाल करना डेप्रिसिएशन के लिए जरूरी, डेप्रिसिएशन केवल असेट को यूज करने की वजह से नहीं होता, उसके और बहुत सारे रीजन भी होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाना, बेकार हो जाना, या समय का बीतना भी हमारा एक डेप्रिसिएशन का कारण हो सकता है। कॉन्सिक्वेंटली ऑल द फॉलोइंग फैक्टर आर कंसिडर्ड यूजफुल लाइफ के लिए। क्या क्या ध्यान रखते हैं आप? एक्सपेक्टेड यूसेज ऑफ असेट, मान लिया कोई एसेट है 10 साल यूज हो सकती है लेकिन आपके लिए वो 4 साल ही यूज होगी, तो अब 10 साल की जगह 4 साल को कंसिडर करेंगे। यूसेज इज असेस्ड बाय रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड कैपेसिटी ऑफ फिजिकल आउटपुट ऑफ द असेट। तो हम एक्सपेक्टेड यूज देखेंगे, expected physical wear and tear which depends on operational factors such as the number of sheet for which the asset is to be used and repair and maintenance program and care and maintenance of the during the life। तो हम देखेंगे अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, खाली पड़ी है, तो उसकी रिपेयर मेंटेनेंस हो रही है या नहीं, इन बातों का भी ध्यान रखेंगे। टेक्निकल और कमर्शियल ऑब्सोलेंस भी देखेंगे, अगर चेंजेस इंप्रूवमेंट हो रही है तो कई बार क्या होता है डिमांड मार्केट में चेंज हो जाती है प्रोडक्ट या सर्विस की, तो आपके लिए मशीन कई बार प्लांटर मशीन या कोई प्रोडक्ट बेकार हो जाता है। एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन एसेट दैट वाज प्रोड्यूसिंग यूजिंग एन एसेट वुड इंडिकेट द एक्सपेक्टेशन ऑफ टेक्निकल और कमर्शियल ऑब्सोलेंस ऑफ द एसेट व्हिच इज टर्न माइट रिफ्लेक्ट रिडक्शन ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। देखिए क्या होता है, हमारी कई बार एसेट ऐसी होती है, नई एसेट है तो बहुत महंगी है, लेकिन अब जैसे जैसे मार्केट में वो पुरानी होती चली जाती है तो उसका वैल्यू बहुत कम होता चला जाता है। जैसे एक मोबाइल फोन है, एक नई टेक्नोलॉजी आई तो पता चला 1 लाख रुपए का है और वही 6 महीने बाद वैसे ही नए फोन 1 लाख की बजाय 30,000 40,000 में मिलने लग जाते हैं। तो इन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना है। लीगल और सिमिलर लिमिट ऑन द यूज ऑफ असेट्स सच एज एक्सपायरी डेट ऑफ रिलेटेड लीज। अगर आपने कोई लीज पर कोई एसेट लिया या वैसे आपके लिए एक लिमिटेड लाइफ है किसी चीज की, तो उसको भी कंसीडर करना आपके लिए जरूरी है। यहाँ पर लिखा मशीनरी हमने परचेज करी है 1 अप्रैल 2021 को 1 लाख की, और उसकी 10 साल के बाद एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है, और उसके बाद एस्टिमेटेड इसका वैल्यू 10,000 है, और हम स्ट्रेट लाइन के हिसाब से डिप्रिसिएशन लगाना चाहते हैं। तो इसका मतलब हम इसके ऊपर हर साल स्टार्टिंग में एनुअल डिप्रिसिएशन कितना लगाएंगे? 9,000। हम इसके ऊपर एनुअल डेप्रिसिएशन 9,000 रुपीज का लगाएंगे, ठीक है। 4 साल के बाद एट द एंड ऑफ द 4 ईयर ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड टोटल लाइफ ऑफ एन एसेट इज रिड्यूस टू 8 ईयर्स। तो हमें बताना है कि अब क्या होगा। 8 साल हो गया, हमने शुरू में 10 साल सोचा था, और शुरू में सोचा था 10,000 में बिकेगा, लेकिन अब हमें लग रहा है 8 साल के बाद 3,000 का ही बिकेगा। तो हम 3 साल का डिप्रिसिएशन लगा चुके हैं और चौथे साल में चेंजेस आया। तो 1 लाख रुपीज की हमारी कॉस्ट थी, फर्स्ट ईयर में हमने 9,000 का डिप्रिसिएशन लगा दिया, तो हमारी वैल्यू 91,000 रह गई। सेकेंड ईयर में हमने फिर 9,000 का लगा दिया डिप्रिसिएशन, वैल्यू 82,000 रह गई। थर्ड ईयर में फिर हमने 9,000 का लगा दिया और वैल्यू हमारी 73,000 रह गई। अब फोर्थ ईयर से हमें लगाना है, अभी हमने 3 साल का डिप्रिसिएशन लगाया है, तो अभी 5 साल का और लगाना है क्योंकि टोटल 8 साल की लाइफ है। तो 73,000 माइनस 3,000 डिवाइड बाय बचे हुए 5 साल और है, तो इसका मतलब हमारे को हर साल 14,000 रुपए का डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि 14,000 का डिप्रिसिएशन 5 साल में लगाओगे 70,000 लग जाएगा और इसके वैल्यू 3,000 बच जाएगी। तो ऐसे हमें
बीच बीच में चेंज इन एस्टिमेट करना होता है। The useful life of an asset is defined in terms of expected utility to the enterprise. The asset management policy of enterprise may involve the disposal of asset after a specific time or after consumption of a specified proportion of the future economic benefit. तो भैया देखो, मैं बोल बोल के थक गया, हालत खराब हो गई। ऐसे इन्हीं वजह से मैं थ्योरी का सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता भैया, मुझे थ्योरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मैं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू करता हूँ, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट ही पढ़ाता हूँ, मुझे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट ही अच्छे लगते हैं। लेकिन भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्योर थ्योरी है, और वो भी ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो जान निकाल देते हैं। बोल बोल के थक जाते हैं, गला दर्द हो गया मेरा। तो ये क्या कह रहा है कि अगर हम अपनी यूजफुल लाइफ हम अपने हिसाब से देखते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है बिजनेस में ये देखा जाता है कि हम असेट को कितने समय के लिए यूज करने वाले हैं। हो सकता है हमारा एक सिस्टम हो कि हम 4 साल बाद ही असेट को बेच देंगे, या फिर हमें लगता है कि जैसे हम 40,000 यूनिट बना लेंगे तो बेच देंगे। अगर हम ऐसा कुछ सोच रखा है तो उस हिसाब से हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। Therefore, the useful life of asset may be shorter than economic life. तो एक असेट 10 साल यूज हो सकती है, लेकिन हम तो 4 साल बाद ही बेच देते हैं भैया। तो उसकी इकोनॉमिक लाइफ 10 साल है, लेकिन हमारे लिए यूजफुल 4 साल है। The estimation of useful life of an asset is a matter of judgment based on the experience of enterprise with similar asset. तो हमारे बिजनेस में किसी एसेट की यूजफुल लाइफ क्या है, यह हमें डिसाइड करना है। Land and building are separable assets and are accounted for separately even when they are acquired together. With some exceptions such as quarries and sites useful for landfill, land has an unlimited useful life and therefore is not depreciated. तो लैंड एंड बिल्डिंग में लैंड वाला पोर्शन है, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है भैया। बिल्डिंग को अलग करिए लैंड की वैल्यू से और उस पर डेप्रिसिएशन लगाइए। एक्सेप्शनल केस है कि अगर आपने कोई जमीन ऐसे खरीदी है जो मिट्टी का इस्तेमाल करना है, जब मिट्टी पूरी निकल जाएगी तो उसकी वैल्यू आपके लिए कुछ नहीं बचेगी, वहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, कुछ उगाया नहीं जा सकता, तो ऐसी सिचुएशन में तो डेप्रिसिएशन लगेगा। वरना 99.99% केस में लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। बिल्डिंग हैव ए लिमिटेड यूजफुल लाइफ, इसलिए वो डेप्रिशिएबल एसेट है और उस पर डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड ऑन विच ए बिल्डिंग स्टैंड डज नॉट अफेक्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ द डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग पर आप डेप्रिसिएशन लगाइए, लैंड की वैल्यू बढ़ रही है, उससे बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगने का कोई लेना देना नहीं है। इफ द कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ साइट डिसमेंटलमेंट, removal and restoration, that portion of land asset is depreciated over the period of benefit obtained by incurring those costs. In some cases, the land itself may have a limited useful life, in which case it is depreciated in the manner other assets. तो अगर आपने कुछ लैंड के लिए डिसमेंटलिंग कॉस्ट करी है और उसकी लिमिटेड लाइफ है तो उस पर डेप्रिसिएशन आप लगा सकते हैं, जनरली लगता नहीं है। अब डेप्रिसिएशन का मेथड क्या हो, आपने सुना ही था WDV स्ट्रेट लाइन मेथड होते थे। तो डेप्रिसिएशन मेथड should reflect the pattern in which the future economic benefit of asset will be consumed by the enterprise. तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड हो सकता है, डिमिनिशिंग मेथड हो सकता है, या यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड हो सकता है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल हमारी एक जैसा डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है, और result in a constant charge over the useful life if the residual value of asset does not change. तो हर साल हमारी एक जैसी वैल्यू चलती है। डिमिनिशिंग में हर साल कम होता चला जाता है डेप्रिसिएशन, और प्रोडक्शन मेथड से हमारा हर साल चेंज होता है, आउटपुट के हिसाब से हमारा डेप्रिसिएशन लगता है। A variety of depreciation method can be used to allocate the depreciable amount of an asset on a systematic basis over its useful life. तो हम बहुत सारे मेथड है वैसे तो हमारे पास। These method include the straight line method, the diminishing value method, unit of production method. स्ट्रेट लाइन मेथड में एक जैसा डेप्रिसिएशन लगता है, डिमिनिशिंग में हर साल कम होता चले जाता है, प्रोडक्शन मेथड में प्रोडक्शन के रेशो में लगता है।
तो आपको मेथड वो लगाना चाहिए जो आपके कंजम्पशन पैटर्न को मैच करता है। दैट मेथड इज अप्लाइड कंसिस्टेंटली फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। जब तक कि कोई हमारा कंसिस्टेंटली पैटर्न में चेंज, परमानेंट चेंज ना हो, हम हर साल एक जैसा मेथड यूज करेंगे। Depreciation method based on revenue. A depreciation method that is based on revenue that is generated by an activity that include the use of asset is not appropriate. तो लिखा रेवेन्यू मॉडल नहीं चलेगा, सेल के हिसाब से आप असेट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। The revenue generated by an activity that include the use of asset generally reflect factor other than the consumption of economic benefit of asset. For example, revenue is affected by other input and processes, selling activity and change in the sale volume and prices. The price component of revenue may affected by the inflation is not bearing upon the way in which asset is consumed. तो प्रोडक्शन मेथड तो ठीक है कि आप ज्यादा यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। सेल बिल्कुल डिफरेंट है, सेल बहुत सारे फैक्टर को इंक्लूड करके बनती है, इसीलिए हमें सेल के हिसाब से रिवेन्यू मॉडल बिल्कुल भी अपनाना नहीं चाहिए। Advise the firm in respect of the following. The firm wants to charge depreciation as per straight line method for plant 1 and WDV method for plant 2. तो सबसे पहले हमें यह बताना है कि क्या प्लांट एंड मशीनरी जो एक जैसी एसेट है उसके ऊपर अलग अलग मेथड डेप्रिसिएशन का लगाया जा सकता है। तो जवाब है, अगर ये एक जैसे प्लांट है, हम सॉल्यूशन में भी ये लिखेंगे, अगर ये एक जैसे प्लांट है तो ये पॉसिबल ठीक नहीं है। आपको एक जैसे प्लांट है तो आपको एक जैसा ही मेथड अपनाना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों प्लांट अलग अलग टाइप के हैं और ऐसा है कि एक प्लांट नंबर 1 को स्ट्रेट लाइन मेथड ज्यादा सूट करता है और प्लांट नंबर 2 को WDV ज्यादा सूट करता है, दोनों अलग अलग टाइप के हैं, तो ठीक है आप लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं। इन प्लांट 3 न्यू मशीन इज टू बी डेप्रिशिएटेड एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड, जबकि ऑलरेडी WDV मेथड से हम लगा रहे थे। यहां पर भी वही आंसर है, दोनों का सेम आंसर है कि अगर दोनों एक जैसे हैं तो आपको डेप्रिसिएशन का मेथड भी सेम ही रखना पड़ेगा। दोनों अलग अलग है और दोनों अलग अलग इस टाइप के हैं कि जो हम मेथड अपना रहे हैं वो ज्यादा सूट करता है तो अलाउड है। क्वेश्चन नंबर 21, एंटिटी बी मैन्युफैक्चर्स industrial chemical and uses blending machine in the production processes. The output of blending machine is consistent from year to year and then they can be used for different products. However, maintenance cost increase from year to year and new generation of machine with significant improvement over existing machine is available after every 5 year. तो हमें बताना है कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो देखो भैया, अगर हम ये कहें कि आउटपुट हर साल सेम है, तो हर साल सेम आउटपुट है, तो अगर हम आउटपुट का रेशियो लें तो इक्वल आएगा, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड ज्यादा अच्छा है इस हिसाब से। तो अगर हम आउटपुट को बेस लें तो स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करना चाहिए। लिखा है कि मेंटेनेंस कॉस्ट हर साल बढ़ती चली जाती है, तो इसीलिए हिसाब से अगर हम मेंटेनेंस कॉस्ट को मेनली ध्यान रखें तो हमारा WDV मेथड ज्यादा अच्छा है। रीजन बीइंग कि शुरू के ईयर्स में हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगा और WDV मेथड में शुरू में डेप्रिसिएशन ज्यादा होता है, बाद में मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा, WDV डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा, तो हिसाब बराबर रहेगा, तो हर साल इक्वल इफेक्ट आएगा। अगर हम ये हिसाब लगाएं तो WDV मेथड ज्यादा अच्छा है। तो ये हम दोनों में से जो हमारे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मैटर करता है, उसको बेस लेकर हम मेथड लगा सकते हैं। आउटपुट के हिसाब से तो स्ट्रेट लाइन मेथड ही उसमें चलेगा। रिव्यू ऑफ रेजिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, जैसे हमने कहा था हर साल हम लगाएंगे, चेक करेंगे यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू, और उसके हिसाब से अगर कुछ चेंजेस है तो बचे हुए टाइम पीरियड में उस चेंजेस को ले लेंगे। रेजिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट शुड बी रिव्यूड एटलीस्ट एट द ईयर एंड, हर साल एंड में देखो, और अगर कोई भी चेंजेस है तो वो AS5 के हिसाब से चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ना मानकर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, एक एंटिटी ने परचेज किया 1 जनवरी 2013 को 1 लाख रुपीज की एसेट और यूजफुल लाइफ इसकी सोची गई थी 10 साल, रेजिडुअल वैल्यू नील, तो हर साल 10,000 का डेप्रिसिएशन। ऑन 1 जनवरी 2017 मतलब 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद
तो 3 साल का डेप्रिसिएशन 30,000 लग चुका, कॉस्ट थी 1 लाख, और 113 को, तो इस पे 13, 14, 15, 16 4 साल का डेप्रिसिएशन लग गया, लेस 4 years डेप्रिसिएशन विच इज 40,000, तो इसकी 117 को WDV है 60,000। अब हमने रिव्यू करा और हमने ये देखा कि इसको अब बचे हुए 4 साल के लिए ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बचे हुए 4 साल में अब हम इस पर 15,000 रुपये पर एनम का डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10,000 की जगह। बस यही होता है, जब हम रिव्यू करते हैं तो इसे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट मानते हैं, और जैसे ही चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है तो हम उस पर नए मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना शुरू कर देते हैं। Changes in existing decommissioning, restoration and other liability, the cost of PPE may undergo changes. तो PPE की कॉस्ट को आप चेंज कर सकते हैं सब्सिक्वेंट टू इट्स एक्विजिशन, एक बार खरीदने के बाद में या कंस्ट्रक्शन करने के बाद में। अगर उसकी लाइबिलिटी में कोई चेंज होगा, प्राइस एडजस्टमेंट होगी। जैसे आपने किसी से सामान खरीदा, एक बिल्डिंग, एक मशीन खरीदी 5 लाख की, पेमेंट आपने 2 महीने बाद करनी है, 5 लाख की मशीन हो गई, खरीद ली, एंट्री बना दी। जब 2 महीने बाद आप पेमेंट करने लगे तो आपने 20,000 का डिस्काउंट ले लिया उनसे बात करके, या पैसा कम करा लिया, तो हमारी एसेट तो 4,80,000 की पड़ी ना, तो 20,000 रुपए प्राइस एडजस्टमेंट के हम फैक्टर कर लेंगे। कोई टैक्सेस में चेंज होता है तो उससे चेंज इन द इनिशियल एस्टिमेट, अगर हमने डिसमेंटलिंग, रिमूविंग या रेस्टोरेशन के लिए इनिशियल एस्टिमेट जो किया उसमें कोई चेंज आएगा तो भी हम कॉस्ट को चेंज कर देंगे, और सिमिलर फैक्टर, तो इस सब को कॉस्ट में हम चेंजेस लाएंगे। Such changes in cost should be accounted for in accordance with the paragraphs below। जो हम आगे बात कर रहे हैं उस हिसाब से हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। If the related asset is measured using the cost model, अगर हम कॉस्ट मॉडल उस पर लगाते हैं तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट टू बी, changes in the liability should be added to or deducted from the cost of the related asset in the current period। तो जो भी हमारी चेंजेस होंगी उन सबको हम, लाइबिलिटी में जो भी चेंजेस है उन सबको हम कॉस्ट में प्लस माइनस कर लेंगे। बी, द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द असेट शुड नॉट एक्सीड इट्स कैरिंग अमाउंट। भाई एक असेट 1 लाख की है, उसमें से 2 लाख थोड़ी ना माइनस कर दोगे। इफ ए डिक्रीज इन लाइबिलिटी एक्सीड द कैरिंग अमाउंट, द एक्सेस शुड बी रिकॉग्नाइज इन द P&L। तो 1 लाख रुपए की एसेट है और उसकी लाइबिलिटी 1,50,000 से आपको कम करनी है, तो उसकी वैल्यू कर दो 0, 50,000 जो एक्स्ट्रा रह गया वो इनकम है और P&L में डाल दो। If the adjustment result in an addition to the cost, the enterprise should consider whether this is indication that new carrying amount of the asset may not be fully recoverable. If in such a indication, the enterprise should test the asset for impairment by estimated its recoverable amount and should account for any impairment loss as per accounting standard 28। इम्पेयरमेंट लॉस का मतलब होता है कि आपकी बुक वैल्यू ज्यादा है और आप उसको रिकवरी नहीं कर पाएंगे, उसकी वैल्यू नहीं है, आप उसका पैसा, उतना पैसा ले ही नहीं पाएंगे, तो मार्केट वैल्यू एक तरीके से उसकी कम है या नेट रियलाइजेबल वैल्यू उसकी कम है, तो उस डिफरेंस को इम्पेयरमेंट लॉस बोलते हैं AS 28 के हिसाब से। उसे आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। सी लिमिटेड ने एक कंप्यूटर खरीदा 1,50,000 रुपए का, 2 इंस्टॉलमेंट में देना था, 1 लाख और 50,000। एक्विजिशन हमने रिकॉर्ड कर लिया 1,50,000 से, और 50,000 का क्रेडिटर दिखा दिया क्योंकि 1 लाख की पेमेंट कर दी, 50,000 आउटस्टैंडिंग है। जब हम पेमेंट करने लगे तो हमने हाथ पैर जोड़ के उसे 10,000 का डिस्काउंट करा लिया, कहा भैया पैसे मर गए, इतना महंगा दे दिया भैया, मार्केट में सस्ता ही है वो, हमने जुगाड़ लगाया और हमने 10,000 की डिस्काउंट ले ली, तो अल्टीमेटली तो हमने 1,40 ही पेमेंट करा, तो असेट में दिखाया 1,50, तो भैया 10,000 कम करो, द रिबेट ऑफ 10,000 हम इनकम लेंगे ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, हम इसे इनकम नहीं लेंगे, हम असेट की कॉस्ट में से रिड्यूस करेंगे, असेट की कॉस्ट में से जो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है उसे हम घटाएंगे 10,000 रुपए, और हम असेट की कॉस्ट 1,40,000 दिखाएंगे। इसे इनकम आप नहीं मान सकते। अगर ये रिवैल्यूएशन मॉडल है तो क्या होगा, इफ द असेट, द रिलेटेड असेट इज मेजर्ड यूजिंग द रिवैल्यूएशन मॉडल, changes in the liability alter the revaluation surplus or deficit
previously recognized on the asset so that decrease in the liability credited directly to the revaluation surplus in the owner's interest. तो जो रिवैल्यूएशन हमारा हुआ है, लाइबिलिटी कम हो रही है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व वगैरह होगी, वहां पर आप एडजस्टमेंट कर दो. Exception: it should be recognized in the statement of P&L to the extent that is reverse a revaluation deficit on the asset was previously debit. ये बिल्कुल रिवैल्यूएशन वही मॉडल है जैसे हमारा पहली बार प्रॉफिट हुआ था तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाला, फिर लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को सेट ऑफ करो, फिर P&L में डालो. ऐसे ही पहले P&L में लॉस डाला, अब सरप्लस आया तो पहले P&L वाला रिवर्स करो, फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालो. सेम वही है, सारा का सारा रिवैल्यूएशन वाला वही सिस्टम है. ठीक है, तो सब कुछ वही है. क्वेश्चन: ए चेंज इन द लाइबिलिटी is an indication that the asset may have to be revalued in order to ensure that the carrying amount does not differ materially from their fair value. तो हमें revaluation भी करना पड़ेगा. What happens if the related asset has reached the end of the useful life? All subsequent changes in the liability should be recognized in the P&L. अब मान लिया हमारी लाइफ खत्म हो गया, हमने 10 साल सोचा था, 10 साल हो गए, अब कोई भी चेंजेस है तो उसे फिर हम एसेट की कॉस्ट में प्लस माइनस कर ही नहीं सकते क्योंकि यूजफुल लाइफ खत्म हो चुकी है, उसे P&L अकाउंट में डालना ही पड़ेगा, चाहे मॉडल हो कॉस्ट, चाहे हो मॉडल रिवैल्यूएशन. तो ये वही है सब कुछ जो अभी हमने पढ़ा. इंपेयरमेंट होगा लॉस. इंपेयरमेंट लॉस किसे कहते हैं? बैलेंस शीट वैल्यू 30,000 है और उसका बेनिफिट या फिर फेयर मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू 20,000 है तो 10,000 का इंपेयरमेंट लॉस कहलाता है. AS 28 के हिसाब से रिकॉग्नाइज करो. डी रिकॉग्निशन ऑफ, अगर हम कोई एसेट बेच रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं तो AS 10 के हिसाब से करो. अगर कंपनसेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी फॉर आइटम PPE दैट वर इम्पेयर्ड, लॉस्ट और गिवन अप, तो इट इंक्लूडेड डिटरमाइनिंग प्रॉफिट लॉस. जब रिसीवेबल इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तो प्रॉफिट लॉस निकालने में काम आएगा. ठीक है, AS 10 के हिसाब से हम कॉस्ट अगर हम रिप्लेसमेंट वगैरह करते हैं तो भी. इंपेयरमेंट AS 28 है जो हमें बताता है डिटरमाइन वेदर एन आइटम ऑफ PPE इज इंपेयर्ड, तो AS 28 के हिसाब से हम देखेंगे. ठीक है. कंपनसेशन फॉर इंपेयरमेंट, कंपनसेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी फॉर, कई बार क्या होता है, सपोज मैंने आपसे एक एसेट खरीदी और आपने मुझे गारंटी दी कि 10 साल तक ये एसेट आपको यूज में आएगी और 10 साल के बाद 1 लाख की तो कम से कम बिकेगी. अब वो 5 साल बाद ही खराब हो गई और वो 1 लाख की बजाय केवल 40,000 की बिक रही है, तो आप मुझे 60,000 रुपए देंगे इंपेयरमेंट लॉस के. तो लिखा कंपनसेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी फॉर द इंपेयरमेंट लॉस और PPE जो इंपेयर लॉस हो गई है, तो हमें जब भी वो पैसा मिलेगा तो हम उसे P&L में डाल देंगे क्योंकि हमारा लॉस ज्यादा आया होगा ना, पैसा मिलेगा तो इनकम में डाल देंगे. रिटायरमेंट्स, रिटायरमेंट मतलब आइटम ऑफ PPE रिटायर फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल शुड बी स्टेटेड एट द लॉट ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट और नेट रिजर्व वैल्यू. मतलब जैसे ही आप उसको बेचने के लिए तैयार करेंगे तो WDV और नेट रिलायबल वैल्यू विच एवर इज लेस पर आप वैल्यू करेंगे. एनी राइट डाउन इन दिस रिकॉर्ड शुड बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L और जो भी डिफरेंस है उसे आप P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 24, नेट WDV है 8,50,000 रुपीज 1 जनवरी 2011 को. ड्यूरिंग द ईयर ये एसेट हमारे लिए बेकार हो गई. इस पर हर साल का डिप्रिसिएशन 130 है, लेकिन ईयर एंड में इसका जो नेट रिलायबल वैल्यू है वो है 3.5 लाख रुपए. तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो भैया, अब हमारे लिए एसेट बेकार हो गई तो इस पे डिप्रिसिएशन लगाने की जगह अब हमें क्या करना पड़ेगा? WDV है 8,50,000 और एस्टिमेटेड नेट रिलायबल वैल्यू है इसकी 3,50,000. तो हमें लॉस 5 लाख रुपए का लिखना पड़ेगा, P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा और डेप्रिसिएशन ना लगाकर सीधा 5 लाख का लॉस दिखाइए और बैलेंस शीट में आप इसे 3,50,000 रुपए का दिखाइए. ये तो भैया लॉस हो गया, इस पर अब हम डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते. डी रिकॉग्निशन मतलब आप इसे बुक से कब हटाएंगे?
कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी शुड बी डी रिकॉग्नाइज्ड ऑन डिस्पोजल। चाहे आप इसे बेचें, चाहे फाइनेंस लीज पर किसी को दे दें या डोनेट कर दें। when no economic benefit are expected from use or disposal, ना तो इसका इस्तेमाल होगा ना बेचने से कुछ मिलेगा, तो भी आप डी रिकॉग्नाइज करिए, मतलब बुक से हटाइए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? गेन और लॉस अराइजिंग फ्रॉम डी रिकॉग्निशन शुड बी ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट अनलेस AS 16 लीज पर कुछ और कहता है तो अलग बात है, नहीं तो आप क्या करेंगे, इसे पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। Where gain or loss arising from derecognition is net disposal proceed minus carrying amount। तो गेन कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, तो उसे आप गेन को इनकम मानते हुए पीएनएल में डाल देंगे। लेकिन AS 9 में रिवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में अगर उसमें लिखा है कि कुछ सिचुएशन है, अगर उसके हिसाब से अभी रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए तो मत करिए, करना है तो करिए। क्या इसका कुछ एक्सेप्शन भी है? An enterprise that in the course of ordinary activity routinely sell item of PP that is it has held for rental to others should transfer such asset to inventory at their carrying amount when they cease to be rented and become held for sale। सपोज हम कोई चीज किराए की देते हैं और जैसे ही किराए की चीजों की हालत खराब हो जाती है, लोग किराए पे लेना बंद कर देते हैं, तो हम उसे बेच देते हैं। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन है। ऐसी सिचुएशन में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि वो आपका एक तरीके से स्टॉक है, तो उसे आप स्टॉक पर ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है। द प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ सच एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज इन रेवेन्यू अकॉर्डेंस विद द AS 9। तो आप उसे इन्वेंट्री की तरह मानिए और जब उसे किराए पर देना बंद कर देंगे और AS 9 रिवेन्यू रिकॉग्निशन के हिसाब से रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करिए। AS 9 अगर आपके कोर्स में नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो यही कहता है कि जब भी आप कोई एसेट बेचेंगे तो जब आपको पूरा ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी और देर इज नो रिस्क कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं, ऐसा कोई कंफ्यूजन या रिस्क नहीं है, मतलब नॉर्मली ऑर्डिनरी सेल जब आपकी होती है नॉर्मल तरीके से, उसे ही रिवेन्यू रिकॉग्निशन बोल देते हैं। डिटरमाइन द डेट ऑफ डिस्पोजल। तो AS 9 के हिसाब से डेट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स की तरह मानेंगे, मतलब जब बिक गई, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए, रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाए और पैसा लेना है आपने, ये एक तय हो जाए, तो हम उसे रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 डी लिमिटेड है, इन्होंने एक मशीन खरीदी है 1,50,000 रुपीज की कुछ साल पहले। इट वाज रीवैल्यूड 2 years ago by adding 75,000 to the carrying amount and the revaluation reserve। The present carrying amount of asset is 95,000 और इसे 1,05,000 में बेचा गया है। Find out the amount of profit on sale to be recognized in the P&L account। तो भैया क्या होगा, कितना फायदा हो गया, कितना प्रॉफिट हो गया? तो आपको एक तो जो आज की हमारी प्रेजेंट कैरिंग अमाउंट है वो है 95,000 और इसमें 75,000 रुपए ऐड करने के बाद है ये। ठीक है, वरना अगर हमने 75,000 का रिवैल्यूएशन नहीं किया होता तो इसकी वैल्यू केवल 20,000 होती। अगर हमने रिवैल्यूएशन नहीं किया होता तो इसकी वैल्यू 20,000 होती और सेलिंग प्राइस है 1,05,000, तो हमें 85,000 का प्रॉफिट हुआ होता। लेकिन अभी WDV कितनी है? 75। सेलिंग प्राइस कितना है? 1,05,000। ठीक है, तो सॉरी, WDV है 95,000 और सेलिंग प्राइस है 1,05,000, तो अभी प्रॉफिट कितना है? 10,000। ये P&L में जाएगा। साथ ही रिवैल्यूएशन रिजर्व अब यूज की नहीं है, वो भी P&L में जाएगी और रिवैल्यूएशन रिजर्व में आपने कितना ट्रांसफर किया था? 75, तो अब भी टोटल 85 ही जाएगा। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? आपने बेच दिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,05,000 टू फिक्स्ड एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 95,000 टू P&L 10,000। एक तो ये, और दूसरा रिवैल्यूएशन रिजर्व में जो पड़ा है वो भी P&L में ट्रांसफर करेंगे आप 75,000, तो P&L में टोटल 85,000 आ जाएगा। आप चाहें तो दोनों की मिलाकर एक एंट्री भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ई लिमिटेड हैज एन असेट
एट द नेट WDV ऑफ 50 लाख रुपीस। तो हमारे पास एक एसेट है और उसकी WDV है 50 लाख रुपए। उसका रिवैल्यूएशन हुआ था और रिवैल्यूएशन रिजर्व में 30 लाख हमने डाल दिए थे। द बैलेंस स्टिल अपीयर इन द रिवैल्यूएशन रिजर्व, नाउ द एसेट इज सोल्ड फॉर 15 लाख। तो हमें बताना है कि हमारा P&L अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा। तो कायदे से देखा जाए तो हमारे पास WDV 50 लाख है और सेलिंग प्राइस 15 लाख है, तो लॉस हो गया 35 लाख और रिवैल्यूएशन रिजर्व में प्रॉफिट पड़ा हुआ 30 लाख, तो 5 लाख का लॉस P&L में जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 15 लाख, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट 30 लाख, P&L अकाउंट डेबिट 5 लाख टू असेट अकाउंट 50 लाख। ठीक है, 5 लाख का लॉस P&L अकाउंट में जाएगा। F Limited charges depreciation on its plant and machinery at the rate 20% WDV. In the current year, a new machine has been acquired, which will work as a part of the existing plant. However, the life of machine is expected to be 4 years only. So, company wants to charge depreciation as per 4-year straight line method. तो क्या ये अलाउड है या नहीं? तो याद हमने बात करी थी कि अगर हम जो एक अलग से मशीन ले रहे हैं और अगर उसकी वैल्यू अच्छी खासी है, अगर उसकी लाइफ भी सेम है पुरानी एसेट की तरह, तो पुरानी एसेट की तरह ही डेप्रिसिएशन रहेगा। लेकिन अगर उसकी लाइफ अलग है या उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू है तो आप उसे अलग मेथड से भी लगा सकते हैं, दोनों अलग अलग हैं तो भी। यहाँ पर क्या है कि प्लांट एंड मशीनरी पर जो हम डेप्रिसिएशन लगाते थे WDV से लगाते थे, लेकिन जो पार्ट है उसकी लाइफ केवल 4 साल है। 4 साल के लिए हम स्ट्रेट लाइन मेथड बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, नोट्स में बताना पड़ेगा। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज द ईच क्लास ऑफ PP। आपको हर एक PP का क्लास बताना पड़ेगा। कुछ जनरल डिस्क्लोजर करनी पड़ेंगी कि मेजरमेंट क्या बेस लिया है आपने, कॉस्ट या रिवैल्यूएशन मॉडल है, डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड यूज करते हैं, यूजफुल लाइफ क्या है, डेप्रिसिएशन का रेट क्या है। इन केस ऑफ यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन रेट, आप जो गवर्नमेंट के स्पेसिफाइड रेट है उससे अलग है, तो आपको बताना पड़ेगा कि क्यों ऐसा आप कर रहे हैं। ग्रोस कैरिंग अमाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एग्रीगेटेड विद एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस एट द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, आपको दोनों बताना पड़ेगा। एक रिकॉन्सिलेशन बनाना पड़ेगा, साल के शुरू से लेके एंड तक कितना एडिशन हुआ, कितना हमने एक्टिव यूज से हटाकर डिस्पोजल के लिए रखा हुआ है, कितना आपने एक्वायर किया है थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन, इंक्रीज या डिक्रीज रिवैल्यूएशन से कितना हुआ है और इम्पेयरमेंट लॉस से कितना हुआ है और कितना रिवर्सल हुआ है, इम्पेयरमेंट लॉस से P&L में कितना ट्रांसफर किया है, इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स कितना हुआ है, डेप्रीशिएशन कितना है, एक्सचेंज वैल्यू AS 11 के हिसाब से कितना चेंज हुआ है, अदर चेंजेस हैं वो भी सब आपको बताने पड़ेंगे। एडिशनल डिस्क्लोजर भी कुछ हैं जो आपको बतानी पड़ेगी। एग्जिस्टिंग एन अमाउंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन टाइटल PP, कोई प्लेज है, सिक्योरिटी है, लाइबिलिटी के अगेंस्ट में सिक्योरिटी पर रखा है तो वो बताना पड़ेगा। और आपने कितना अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज किया है PPE में कंस्ट्रक्शन के दौरान इस साल, और कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट कितना है आपने प्रॉपर्टी खरीदने के से रिलेटेड। If it is not disclosed separately on the face of statement of P&L, the amount of compensation from third party for item of property, plant and equipment that were impaired, lost or given up, तो उसे भी P&L में लिखना है आपको। और अगर आपने किसी एसेट को रिटायर किया है एक्टिव यूज से तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आपको डिस्क्लोजर करना है कि कितना रिवैल्यूएशन का इफेक्टिव डेट क्या था, वैल्यूअर कौन था, क्या मेथड अपनाया गया वैल्यूएशन फेयर वैल्यू निकालने में, और द एक्सटेंट टू विच फेयर वैल्यू ऑफ द आइटम वर डिटरमाइंड डायरेक्टली बाय रेफरेंस टू ऑब्जर्वेबल प्राइस इन द एक्टिव मार्केट और रिसेंट
market transaction or arm's length terms or were estimated using other valuation technique. द वैल्यूशन कैसे करिए, कहाँ से वैल्यूशन निकाली है आपने, और रिवैल्यूएशन सरप्लस इंडिकेटिंग द चेंज फॉर द पीरियड, एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस टू द शेयर होल्डर, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व से आप डिविडेंड नहीं बांट सकते हो, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं होता है। ट्रांजिशनल प्रोविजंस, previously recognized revenue expenses, where an entity has in the past recognized an expenses in the P&L account which is eligible to be included in PPE in accordance with this accounting standard, it may do so retrospective for such project. तो अगर आपने कोई खर्चा P&L में डाला था, लेकिन जब ये AS आया और ये CAS ने कहा कि ये खर्चा तो आपको कैपिटलाइज करना था, तो आप उसे बैक डेट से कैपिटलाइज करिए। The effect of such retrospective application should be recognized net of the tax in the revenue reserves. तो जो भी आपका नेट ऑफ रिवेन्यू टैक्सेस डेप्रिसिएशन सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो नेट अमाउंट आएगी आज की WDV तो एंट्री होगी ऐसा डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, रिवेन्यू रिजर्व, तो P&L या रिजर्व में जनरल रिजर्व में डाल देंगे आप। PP एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ असेट, तो हमने AS 10 में पढ़ा था कि इनिशियल मेजरमेंट हमें क्या ऐसे करना चाहिए, तो PP एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ असेट ट्रांजैक्शन शुड बी अप्लाइड प्रोस्पेक्टिव ओनली टू द ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू आफ्टर स्टैंडर्ड बिकम मैंडेटरी। तो ये लिखा है कि जब AS ये है और आपने पास्ट में कोई चेंज कर दी थी, एक्सचेंज कर दी थी तो कोई बात नहीं, और अगर फ्यूचर में कोई भी आपने चेंज करी है तो ट्रांजैक्शन जो AS एप्लीकेबल होने के बाद की ट्रांजैक्शन है केवल उन्हीं को आपको कंसीडर करना है, जो पहले हो चुका उसको नहीं। स्पेयर पार्ट्स, ऑन द डेट ऑफ दिस स्टैंडर्ड बिकम मैंडेटरी, देखिए क्या होता है जब कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है, मेजर चेंजेस आते हैं, जैसे ये बहुत बड़ा मेजर चेंज आया, बहुत बड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो ये कह रहा है कि उस दिन जो जो आपके पास बैलेंस शीट में जो जो असेट्स हैं या जो भी सिचुएशन है उस दिन आपको जो भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी उन्हें बोलते हैं ट्रांजिशनल प्रोविजंस। ये है जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या क्या लिखा है वो सब हमें ध्यान रखनी है। स्पेयर पार्ट्स, अगर जिस दिन ये आया उस दिन स्पेयर पार्ट्स है तो उसका क्या करेंगे, ऑन द डेट ऑफ द स्टैंडर्ड बिकमिंग मैंडेटरी द स्पेयर पार्ट्स विच वर treated as inventory and are now required to be capitalized in accordance with the AS 10 should be capitalized at their respective carrying amount। तो कह रखा है कि अगर ये AS आया और आपके इस AS के हिसाब से कुछ स्पेयर पार्ट्स है जो PPE की डेफिनेशन में आते हैं तो उसे ऐसे एसेट मानना है, तो आप स्टॉक से हटाकर उसे एसेट मान लो, ठीक है। Note the spare parts so capitalized should be depreciated over their remaining useful life prospectively। पहले का कुछ नहीं करना है, फ्यूचर का आगे का ही करना है। Revaluation, requirement of AS 10 regarding the revaluation model should be applied prospectively। पहले का कुछ नहीं, जिस दिन से अप्लाई हुआ उस दिन के बाद से ही करेंगे। In case on the date of standard becoming mandatory and enterprise does not adopt the revaluation model as its accounting policy but the carrying amount of item of PP reflect any previous revaluation, it should adjust the amount outstanding in the revaluation reserve against the carrying amount of the item। तो ये क्या रखा है कि इन केस जब ये मैंडेटरी आया और आपने रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं अपनाया तो पुराना रिवैल्यूएशन रिजर्व को आप असेट की कॉस्ट में ट्रांसफर करके उसको खत्म कर दो, क्योंकि आप रिवैल्यूएशन मॉडल अपनाना नहीं चाहते तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को खत्म करना पड़ेगा। नोट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द आइटम शुड नेवर बी लेस देन द रेजिडुअल वैल्यू, ये हम बार बार बात कर चुके हैं। एनी एक्सेस ऑफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज रेवेन्यू रिजर्व और द कैरिंग अमाउंट ऑफ द आइटम शुड बी एडजस्टेड इन रेवेन्यू रिजर्व्स, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये था बहुत ही बड़ा, भैया मेरे गले में दर्द हो गया बोल बोलकर, इतना बड़ा लंबा चौड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। टोटल मिलाकर मेरे ख्याल से 2 घंटे से ऊपर की ही इसकी वीडियो बनी है। शुरू की 30 मिनट की वीडियो मैंने एक बार बनाई थी, उसके बाद में बाद के 1.5-2 घंटे की वीडियो 2 घंटे की लगातार मैं बना रहा हूँ नॉन स्टॉप, और मैं थक गया, परेशान हो गया। तो आपको अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जरूर 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 मुझे बताइए, यहाँ तक आ गए तो उसका मतलब बिना फास्ट फॉरवर्डिंग के आए हैं अगर, क्योंकि मैंने तो नॉर्मली अपनी स्पीड से ज़्यादा यहाँ पर बोला है।
तो अगर फिर भी आप फास्ट फॉरवर्ड करके आए हैं या जैसे भी आए हैं यहाँ तक अगर आ गए हैं और आपको ये अच्छा लगा तो आप जरूर कमेंट में बताइए कैसा लगा। मुझे भी अच्छा लगेगा। अपने फ्रेंड्स को बताइए, चैनल सब्सक्राइब करिए, सबको शेयर करिए। आपने आज AS10 और इंड AS16 कंप्लीट किया है बहुत अच्छे तरीके से। गारंटी देता हूँ इतने अच्छे तरीके से बहुत ही कम लोग पढ़ा पाएंगे आप।